नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद साथियों। देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ रहे थे मापन पढ़े पिछले वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा एक बार देख लें। मापन के स्तर पढ़ लिए, मापन मूल्यांकन, मापन आंकलन और मूल्यांकन में अंतर पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पढ़ेंगे। इसको हमने अलग से इसलिए किया क्योंकि हो सकता है कि उसमें कन्फ्यूजन हो जाए, या हो सकता है उसके बाद आप इस वीडियो को देखो कुछ देर के बाद। इसको नए सिरे से हम समझाना चाहते थे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अभी आपको बताया कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपके पेपर हर जगह आता है। आपका सीटेट, DSSB, KVS, स्टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, कहीं के भी टेट में जब लेवल बढ़िया करेगा ना। पिछली बार आपका ऑनलाइन एग्जाम सीटेट का हुआ था, वहाँ पे भी ये कर दिया था। DSSB में पूछा, तभी यहाँ से बता रही कैसे DSSB में क्वेश्चन पूछा था। तो हम लोग पढ़ने का तो पढ़ लेते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसके बारे में पढ़ते हैं और इसके आगे का पढ़ते हैं, लेकिन इसकी हिस्ट्री को पढ़ना भूल जाते हैं। और देखिए कैसे फंसाता है, वही चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए, एक बेहतर एजुकेशन के लिए जुड़िए हमारे साथ और देखिए कितना मज़ा आएगा पढ़ने में सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत का अर्थ होता है दोस्तों, सतत मीन्स हमने कहा कि इंग्लिश भी साथ लेकर चलेंगे। सतत मीन्स होता है कि कंटिन्यू। सतत मीन्स लगातार, कंटिन्यू, लगातार, कंटिन्यू, कंटिन्यू चलता रहेगा, उसको सतत बोलते हैं। ठीक, जैसे कहा जाता है कि समय का चक्कर चल रहा है, मतलब सतत चल रहा है। ठीक, तो लगातार चलता हो और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक होता हो। व्यापक मतलब कि व्यापक का अर्थ होता है कि हर क्षेत्र में। हमने कल के भी लेक्चर में आपको व्यापकता पढ़ाया था उस फील्ड में। इसका मतलब था ना कि लघु उत्तरी से, दीर्घ उत्तरी से, हर उस जगह से वस्तुनिष्ठ से प्रश्न होना चाहिए, मतलब कि कोई ऐसा क्षेत्र छूटे नहीं व्यापकता के मामले में। तो वो इसको समझ के पढ़िए। साइकोलॉजी इतना मस्त टॉपिक है ना कि आपको समझ लेंगे सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ठीक, तो व्यापकता, तो व्यापकता क्या होती है? विकास के कितने पक्ष होते हैं? 4 हमने आपको पढ़ा चुका है। देखिए कितनी बार रिपीट कर देंगे ना कि आपसे भूलेगा नहीं। इसको हमने इंग्लिश से आपको पढ़ाया है कि आप टीचर बनते हो। जब टीमाली आपका सिलेक्शन हो गया तो सबसे पहले आप टारगेट करोगे PCS को। तो आप लिख लो कि हम टीचर बने तो हम PCS में बैठेंगे और PCS का क्या देंगे? एग्ज़ाम देंगे। तो बस ऐसे याद हो जाएगा। PCSE मतलब फिजिकल, शारीरिक, कॉग्निटिव, मानसिक लिख लीजिएगा। ये सारी से पढ़ा चुके हैं, लेंथ बढ़ जाता है और कोई बात नहीं होता है। और आप लोगों की ह्यूमन टेंडेंसी रहती है कि कहोगे कि सर छोटा वीडियो नहीं है, देखोगे नहीं, लेकिन ये नहीं जानते हो कितना इन्फॉर्मेटिव होता है। और वही है कि चुटकुले टाइप का छोटा छोटा वीडियो बना देते हैं, आपको लगता है कि बढ़िया है, आप उसी के पीछे लगते हो, फिर भाग के आते हो कि सर मेरा हुआ नहीं। कैसे होगा? कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी बढ़ाना पड़ेगा। आपको उन लोगों से ज़्यादा समय देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि कोई 10 मिनट का वीडियो में सारी चीज़ें पढ़ा रहा है और कोई 40-42 मिनट ले रहा है, तो उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उससे बेहतर तरीका दिया होगा ना, डीप गया होगा ना, क्वेश्चन डीप बन रहे हैं। तो कहने का सेंस ये है कि आपको वहाँ जाकर पढ़ना ही पड़ेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं। जब डीप से क्वेश्चन बनेगा तो फिर आप शारीरिक, मानसिक, एस से सोशल मतलब सामाजिक, ई से इमोशनल यानी कि संवेगात्मक। समझ गए आप? मतलब सभी क्षेत्रों को ले रहे। किसी इंसान के कितने पक्ष हो सकते हैं? शारीरिक हो सकता है ना, शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा। ठीक, अब कुछ लोग कहते हैं नैतिक विकास, नैतिक आपका सामाजिक में आ जाता है। कुछ कहेंगे सांस्कृतिक विकास, वो भी आपका सामाजिक में आ जाएगा। कुछ कहेंगे संज्ञानात्मक विकास, वो भी आपका मानसिक में आ जाएगा। मीन्स कि एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विकास के कितने चरण होते हैं या विकास कितने क्षेत्रों में होता है। वहाँ पे 5 ऐसे ही था, इन दोनों को जोड़ जोड़ कर दिया था, लेकिन देखिए होगा 4 ही। इन चारों का याद कर लीजिएगा, यही बस होते हैं। सांस्कृतिक और नैतिक अलग से दे भी दिया ना, वो आ जाएंगे इसके अंदर ही। तो 4 आपको याद रखना है कि हमको मास्टर बनना है, उसके बाद PCS का एग्ज़ाम देना है। तो PCS का एग्ज़ाम फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। क्लियर हुई चीज़ें? कहने का मतलब व्यापक। अब सतत तो आप जान के लगातार हो रहा है व्यापक, ये आपका हो गया व्यापक। व्यापक मतलब कि हर क्षेत्र को टच कर दिया ना बाबू, समझिए ना इसको हर क्षेत्र को टच कर दिया और हर क्षेत्र को ये लगातार कर रहा है, कंटिन्यूअस कर रहा है, इसलिए सतत हो गया। आ गया समझ में आ रही चीज़ें? हर क्षेत्र को लगातार हर क्षेत्र में लगातार मूल्यांकन मीन्स जो हमने असेसमेंट किया था उसको हम वैल्यू दे रहे हैं, लगातार करते रहे हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आ गई चीज़ें? इसलिए टाइम लगता है। बाकी दूसरा छोड़िए कि हमें अपना देखना है, अपना पढ़ाना है। हमसे जुड़िए, बेहतरीन तरीके से आप पढ़ेंगे। या फिर जहाँ है कंटिन्यू रख जाइए। आपको लग रहा है कि टीचर सही है, एक बार उनसे पढ़िए, जिससे भी पढ़ रहे हैं, हमसे भी कर रहे हैं, पढ़िए, फिर जाके वो क्वेश्चन टेकल करिए पिछले साल के। अगर उनसे पढ़ाने के बाद लग रहे हैं तो आप वहीं पढ़िए, ना आइए।
लेकिन अगर उनसे पढ़ाने के बाद नहीं लग रहे हैं तो आके एक बार हमसे पढ़िए वही टॉपिक और फिर उस क्वेश्चन को जाके लगाइए। अगर लग रहे हैं तो समझिए कि कौन कैसा है। विप्स के लिए नहीं, हम बेहतर एजुकेशन के लिए यहाँ खड़े हैं। ठीक है, ये समझ लिए। अब हम इसके आगे की चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए कि ये शुरू कैसे हुआ था। हमने कहा ना अभी आपको कि हम देखे थे अभी पिछली बार जो सीटेट हुआ था और DTPS भी हुआ था, इसमें पेपर कैसे पूछा था। देखिए कितनी ईजी चीज़। मान लीजिए पूछेगा कि रटने पर बल कहाँ समाप्त किया गया, आपके दिमाग में आएगा कि NCF, पहला ऑप्शन देगा NCF, दूसरा होगा NEP, तीसरा ऑप्शन देगा RTE। आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे सारी पे तो रटने पे बल मत नहीं दिया गया तो को मना किया गया था, कंफ्यूज हुए ना। मीन्स कि यही चीज़ें वो आपको फंसाएगा कि मतलब अच्छी चीज़ें जो टैग वर्ड पॉजिटिव होता है ना, कि यही का कि मूल्यांकन किस कंसेप्ट से लिया गया। अब आपको NCF भी दे दिया, NEP भी दे दिया ऑप्शन में, और आपको क्या दे दिया, RTE भी दे दिया, एक और अच्छा कोई समिति दे देगा। अब आप फिर फंस गए। कहने का सेंस यह है कि एक चारों में से तो कोई एक ही आंसर होगा ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा कि कौन सी अच्छी चीज़ें किस, अगर वो किसी समिति, किसी फ्रेमवर्क और किसी पॉलिसी में दी गई हैं तो उसको याद रखना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अभी पिछली बार बहुत संख्या में बदले थे, कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे आए थे। ठीक, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए कि आपको जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है ये किस में मिला था। आपको NCF में दिया गया था कि NEP में दिया गया था, कहाँ दिया गया था। तो देखिए इसका इतिहास में क्या होता है कि सबसे पहले अभी हम लोगों ने 34 साल बाद NEP आया है 2020 का, आया है ना। इससे पहले 34 साल पहले की NEP आई थी 1986 में, आई थिंक राजीव गांधी की सरकार थी 1986 में। हाँ देखिए NEP आई थी। आज तक हम लोग पिछले सारे पेपरों तक इसी को पढ़ रहे थे। ठीक, इसी से क्वेश्चन बन रहे थे और ये बहुत अच्छी भी थी। देखिए एक सब मिनोमिक्स हम बता रहे हैं कि हम आपको NEP भी पढ़ाने वाले हैं बहुत जल्द। सोच रहे हैं आप लोग थोड़ा जुड़ो बढ़िया से, कि वो इतना अच्छा टॉपिक है हर जगह काम आएगा। तो हम सोच रहे हैं कि इसको बढ़िया से शुरू करें, बहुत मुश्किल से इनसाइड 3 से 4 दिन के अंदर आपको NEP पक्का देंगे। तो देखिए इसका मिनोमिक्स है कि अब तक कितनी NEP आई हैं, ये भी क्वेश्चन बना था, आया था कि सबसे पहला NEP NCF कितना आया है, ये भी बना था। तो ये चीज़ें ज़रूर हैं, याद रखना। तो पहला NEP आई थी आपकी, मतलब पहली जो एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, अब नई नहीं आती इसलिए NEP कह दिया जाता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो पहला NEP आई थी आपकी 90, दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ देख लीजिए। पहला NEP आया था फर्स्ट वाला 1968, सेकेंड आपका आया 1986, और थर्ड का आप जानते ही हो सुर्खियों में है 2020, कस्तूरी रंगन वाली के कस्तूरी रंगन। NEP में आपको बताएंगे। अब इसका मिनोमिक्स भी है कि कैसे इसको याद रखें। तो 1968 पहला, इसको आप उल्टा कर दो 1986, देखिए 68 86। अगर ये नहीं याद है तो इसको याद है ना, दूसरा वाला 1986 है तो पहला वाला क्या होगा, इसको उल्टा कर लो 1968। जहाँ जरूरी होगा मिनोमिक्स का डाटा के साथ तो हम आपको बताएंगे, और जहाँ जरूरी होगा कॉन्सेप्ट के साथ ऐसे हम समझा देंगे। मज़ा आएगा, पढ़िएगा। और तीसरा आपको पता ही है, तो आपका भी भूल होगा कि 1968, 1986, 2020, भूलोगे आप नहीं। तो सबसे पहले वही हम बता रहे थे, आइए वापस टॉपिक पे। सबसे पहले सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सुझाव दिया गया था NEP में। तो अगर कभी क्वेश्चन बने ऐसे कि सबसे पहले सुझाव कहाँ दिया गया था सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का, तो 1986 में। ठीक, और ये पूछेगा कि कब ये लागू हुआ पूरे देश में, कब ये पूरे देश में लागू हुआ, तो ये 2009 में। 2009 में एक यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे, RTE 2009, मतलब राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन 2009 में क्या हुआ था, धारा उस मतलब कहाँ उल्लेख किया गया है, धारा 29(1). अगर हो सकता है और टफ बनाए तो धारा पूछ ले कि धारा 29 के 1 में, नहीं तो राइट टू एजुकेशन। देखिए 1986 में बात हुआ, 1986 में बात हुआ, और उसको लागू कब किया गया, इसका मिनोमिक्स बताओगे, बनाओगे आप तो 6 को उल्टा कर देना, 9 आ जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट पॉलिसी में 4 ही देगा, या तो NCF 2005 देगा, ठीक, यही तो 2009 देगा। तो आप ये देखना है कि 6 को आप उल्टा, हमने उल्टा यहाँ पे करने को कहते हैं, यहाँ भी उल्टा करने को, तो कैसे उल्टा, 6 को उल्टा करोगे इस तरह से तो 9 हो जाएगा। तो 9 किस में होता है ना, 5 में तो होता नहीं है, 9 में होता है 6 को उल्टा करने पे। तो देखिएगा कि जहाँ लास्ट में 6 है वहाँ सुझाव दिया गया, और लागू कब करेंगे, उसको उल्टा करते करते 2009 आ गया। अब 9 आया तो 9 में CCE को लागू किया गया। ठीक, सबसे पहले क्लास लिखे नहीं है, क्लास 9th में सबसे पहले लागू किया गया था। अगर ये भी टफ बना दे किस क्लास में, तो 9th में। इतना इन्फॉर्मेटिव जाने की जरूरत नहीं है, बस वो डाटा है मालूम तो बता दे रहे हैं आपको। अब हाँ, ये क्वेश्चन बन सकता है कि पूरे भारत में कब लागू हुआ था। तो जैसे पूरे भारत में RTE लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, वैसे ही आपका ये क्या बोला जाता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया।
चीज़ें समझ में आई? यही है पहले सुझाव 1986 में, फिर कब उसको लागू किया गया? 2009 में। धारा पूछ दे 29(1) और पूछ दे कि किस क्लास में, तो देखिए अब 2009 है, अभी इसका भी मिनोमिक्स बनाइए कि 2009 में लागू किया गया तो उसके भी लास्ट में 9 आना चाहिए, 9 आ गया। अब ये 9 का 1 कर लीजिएगा, पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया। चीज़ों को देखो तोड़ तोड़ के, जोड़ जोड़ के, संश्लेषण और विश्लेषण विधि देखिए, पढ़िए मत, हमने सारी विधियाँ पढ़ाई, उसको जोड़कर पढ़ना सीखिए, मज़ा आता है। इसकी ये साइकोलॉजी ऐसा अच्छा सब्जेक्ट है ना, इसका यूज आप हर जगह करते हो। अब देखो ये डाटा हिस्ट्री का है, इसमें आंकड़ों के साथ खेल हमने मिनोमिक्स बना दिया। तो जोड़ करके पढ़ना सीखिए। डाटा दुनिया में इतने ज़्यादा हैं कि आप सबको रट नहीं पाएंगे, जोड़ करके लिखेंगे बहुत बेहतर हो जाएंगे। आइए आगे, ये चीज़ें क्लियर हुई। अब एक चीज़ और है कि कभी पूछ दे, अभी इसमें आएगा आपको मूल्यांकन पढ़ाएंगे ना, तो ये आपके शैक्षिक गतिविधियाँ, तो बस याद रखिएगा कि शैक्षिक गतिविधियों को 2005 में इस पे बल दिया गया। शैक्षिक गतिविधियाँ, शैक्षिक गतिविधियों को कहाँ पे बल दिया गया? कोकोलास्टिक इसको बोला जाता है, एनसीएफ 2005 में इस पे बल दिया गया। चीज़ें याद हो जानी चाहिए, आपको समझ में आ जानी चाहिए, इतना लीजिए स्क्रीनशॉट, या आप देखिए सारी चीज़ को प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। ये चीज़ें बहुत रेयर केस में आपको मिलेंगी कहीं, करिए। फिर उसके बाद आगे हम इसके बारे में और अच्छे से अंदर घुसते हैं। आइए, देखिए कभी भी माइंड मैपिंग ज़रूर बनाना चाहिए। माइंड मैपिंग से क्या होता है कि चीज़ें ऐसे खुलती हैं, जैसे आप भूगोल वगैरह पढ़ रहे हो, जियोग्राफी कभी अगर हमने पढ़ाया तो हो सकता है कि अगले सेशन में हम आपका एसएसटी का सेशन बहुत बेहतरीन लेकर चलेंगे। इस पर साइंस का विचार है, क्योंकि एसएसटी अपने आप में बहुत बड़ा है, हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी तीनों है, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर आपसे वादा भी कर दें और नहीं हो पाया। हमने बस आपको बता दिया एक ओवरव्यू में कि पढ़ना कैसे है। टाइम कम है, जुड़े हैं लेट से, और पहले जुड़ भी जाओ तो आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दोगे ना, अभी कहाँ उतना दे रहे हो। रिस्पॉन्स दोगे तो ना लगेगा कि हाँ आप लोग भी सीरियस हो, तो आदमी 4 महीने 5 महीने पहले से उस पर जुड़े। जब नोटिफिकेशन आता है, जब पेपर फॉर्म भरना शुरू होते तो आप लोग दौड़ना शुरू करते हो। दीजिए हमको 4 महीने, देखिए एसएसटी ऐसा तैयार कराएंगे कि मेरा 55 आया था, आपका 55+ आएगा 60 में। करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपका एक माइंड मैपिंग की, जब आप बता रहे थे कि जियोग्राफी जब आप पढ़ते हो, जियोग्राफी पढ़ते हो तो उसमें क्या पढ़ते हो कि उसको मैप से पढ़ते हो ताकि भूलते नहीं। जब जो चीज़ देखिए यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारा क्या है, जियोग्राफी है। क्यों है? क्योंकि उसमें मैप से पढ़ाया जाता है और बहुत मज़ा आता है। तो उसका कंसेप्ट यहाँ से उठाया गया है, या इसका कंसेप्ट वहाँ लगाया जाता है कि आप मैप बनाइए, उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमने देखिए मैप बनाया, सतत और व्यापक। अब हमने सतत को कैसे, ये प्रकार नहीं, हम बता रहे हैं कि सतत चलेगा कैसे, प्रक्रिया है ना, सतत कैसे चलेगा, फिर व्यापक कैसे चलेगा, ये हम बता रहे हैं। तो इसको मैप बनाइएगा, ठीक है, और आपको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो देखिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे सतत के बारे में, कंटिन्यूअस के बारे में। तो मूल्यांकन सतत चलता है, मीन्स कि रचनात्मक भी होता है और योगात्मक भी होता है। अगर आप लोगों में से किसी ने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख कर आना, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर कल का आपने देखा है तो यहाँ बहुत मज़े से आप पढ़ोगे, ठीक है ना। इसलिए हम डीप अप आए। अब यहाँ कल की क्लास की ज़रूरत होने वाली है, इसलिए हमने कहा था कि 3 क्लास आपको लेना है, कल वाली, आज वाली, कल वाली और अभी एक किए थे पीछे, और आज वाली, ये तीनों लास्ट आपको लेना है, ठीक। इसके बाद एक और लेकर आएंगे हम, इस पर पोर्टफोलियो इग्नोर टोटल कैसे है वो बता रहे हैं। कैसे ये सारे जुड़े हुए हैं, आपको टुकड़ों में मिलते हैं ना क्वेश्चन, ये सब एक दूसरे कैसे थ्योरी से। देखिए हम जब सतत करते हैं मूल्यांकन, सतत कल का हम बता चुके हैं, रचनात्मक योगात्मक के बारे में कल बता चुके हैं, इसलिए करें कल का पढ़ लीजिएगा कि रचनात्मक और योगात्मक में पढ़ते हैं। कि रचनात्मक तो हम लोग कल हमने आकलन के प्रारूप पढ़े थे, कैसे था, सीखने के लिए आकलन, मीन्स कि सिखाने से पहले हम करेंगे जो आकलन जिसके लिए अब सीखने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं तो आकलन, फिर सीखने का आकलन, जो सिखा दी उसका आकलन, सीखने के रूप में आकलन, बच्चा या उसका ग्रुप उसका खुद कर रहा है, इसमें टीचर इन्वॉल्व नहीं है। तो मीन्स कि रचनात्मक में क्या आएगा, के लिए। तो देखिए के लिए आया ना, सीखने के लिए आकलन, ठीक, मतलब रचनात्मक उसमें हम बदलाव कर सकते हैं, ठीक। योगात्मक आकलन, अधिगम का आकलन होता है कि अब हमने अधिगम कर दिया, अब उसमें हम क्या बदलाव कर पाएंगे, अब उसका हम आकलन करेंगे तो योगात्मक हो जाता है। मीन्स सतत में क्या होता है कि ये आपका रचनात्मक में भी चलता है और योगात्मक में भी चलता है। लगातार हमने कहा ना सब कुछ होता रहता है, सारी चीज़ें होती रहती हैं, रचनात्मक में भी चलेगा। मतलब देखिए रचनात्मक योगात्मक भूल जाइए, सीधा समझिए, हम आपको समझाने आए हैं क्या चीज़ सतत चलेगा। मीन्स कि आप गए संस्थान से जुड़े, अब वो चलना शुरू हो गया, टीचर आया,
पढ़ाने से पहले आपसे आपका प्री नॉलेज लिया, रचनात्मक, पढ़ा दिया टॉपिक, पढ़ा रहा है टॉपिक, उसी में वो आकलन कर रहा है, के लिए आकलन वो भी आएगा, एक मिनट, वो रचनात्मक कहलाएगा। फिर पढ़ा दिया उसको, अब फाइनल आपका पेपर हो रहा है 6 माही या वार्षिक, तो अधिगम का आकलन हो गया, योगात्मक हो गया, मतलब ये सतत चल रहा है, कल भी बताए थे, आज रिपीट करा रहे हैं, मतलब ये सतत लगातार चलता रहता है। एक आता है कि अधिगम के रूप में आकलन, तो बच्चा अपने सीखते समय वो भी किस में आ जाएगा, रचनात्मक में ही आएगा। एज दिया ना कि अधिगम के लिए असेसमेंट एज लर्निंग, ये भी कहाँ आएगा, इसी में आएगा। एक आता है असेसमेंट इन लर्निंग, इन मतलब वो टीचर के लिए होता है कि अपन पढ़ा रहा है और खुद सुधार कर रहा है। आते क्वेश्चन कम में कभी कभी आया है, तो आप लोग देख लीजिए, कल हम बताए नहीं थे आपको, असेसमेंट इन लर्निंग, जहाँ इन दिखेगा, हमने कल आपको टैग बताया था ना कि फॉर रहेगा तो क्या, ऑफ रहेगा तो क्या, एज रहेगा तो क्या, इन मतलब टीचर करता है, खुद का असेस करता है। तो वही चीज़ें हैं, आता नहीं है, 3 ही आता है जो कल आपको बताए थे। अब आपका आ गया व्यापक मूल्यांकन। अब देखिए, सतत तो हो गया, शुरू से, सीखने से पहले, सीखते समय और सीखने के बाद। कॉम्प्रिहेंसिव में क्या होता है कि 2 क्षेत्र बांटा। व्यापक हमने बताया ना कि 4 क्षेत्र होते हैं आपका विकास के, कि फिजिकल, मानसिक, शारीरिक और इमोशनल। तो वही उसको क्या बना रहा है कि शैक्षिक क्षेत्र में पढ़ा रहा है, और एक स्वशैक्षिक मीन्स कि व्यापक करेगा। व्यापक कैसे, एक शैक्षिक क्षेत्र होता है, जैसे ही आप एंट्री किए क्लास में तो शैक्षिक आपका एक सिलेबस दे जाएगा, सिलेबस के अंदर पाठ्यक्रम दिया जाएगा। अब आपको पाठ्यक्रम दिया जाएगा, फिर आपके अंदर करिकुलम आएगा, तो आपको करिकुलम क्या है और सिलेबस क्या है, आप दोनों को समानार्थी समझते हो, जबकि है नहीं। देखिए, करिकुलम के अंदर सब कुछ आ जाएगा, मतलब करिकुलम के अंदर सिलेबस एक छोटा पार्ट है, करिकुलम के अंदर पाठ्यक्रम छोटा टॉपिक है। तो ये दोनों मिला के आपका बनाते हैं शैक्षिक और सशैक्षिक, ये दोनों मिल के बनाते हैं आपका करिकुलम। फ्रेम पढ़ते हो ना आप, उसका एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पढ़ते हो ना, वही करिकुलम है। तो उसमें क्या बताया जाता है एनसीएफ में, कि आप क्लास में तो पढ़ा ही रहे हो, विषय वस्तु के साथ तो पढ़ा ही रहे हो, क्लास के बाहर की भी चीज़ें को पढ़ाओ, खेल के माध्यम से, गीत के माध्यम से उसको आप कराओ। तो इसका सेंस क्या हुआ, सेंस इसका ये हुआ, वो करिकुलम की बात कर, इसलिए उसमें लिखा गया कि एनसीएफ, उस सी का मतलब ही करिकुलम है, ठीक, और फ्रेमवर्क उसका एक ढांचा बनाया गया है। तो वही करिकुलम का मतलब क्या, कि आप उसको कैसे पढ़ाओ, शैक्षिक रूप से भी पढ़ाओ और आप उसको शैक्षिक रूप से भी पढ़ाओ। तो शैक्षिक रूप का मीन्स हुआ कि जो आपका विषय वस्तु है उसके बारे में अभी हमने आपको बताया कि शैक्षिक क्षेत्र मतलब जो आपको विषय, जो आपका पाठ्यक्रम है वो पढ़ाइए। अब देखिए, अब करिकुलम के अंदर छोटा सा आ गया कि नहीं पार्ट, शैक्षिक मतलब जो विषय वस्तु से जो सिर्फ रिलेटेड होगा वो पढ़ाइए। तो उससे क्या होगा, हमने आपको बताया था ना, क्योंकि विषय वस्तु से विषय सबका क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, मानसिक रूप से आप सीखोगे हर सब्जेक्ट को पढ़ के। और शैक्षिक क्षेत्र होगा एक शैक्षिक क्षेत्र कि सिर्फ शैक्षिक एजुकेशनल विषय से, और शैक्षिक स मतलब होता है साथ साथ, मतलब शैक्षिक के साथ साथ, तो शिक्षा के साथ साथ खेल के द्वारा सिखा देना। वो शिक्षा का आपका पार्ट नहीं है, आपको विषय का पार्ट नहीं है, लेकिन बाहर से आप उसको सिखा दिए ना, बाहर से सिखा दिए, खेल के माध्यम से, गीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, रंगमंच के माध्यम से, कहानी कविता के माध्यम से, जिस तरह से उसको सिखा दिए, ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा चुके हैं। मैराथन में भी आपको पढ़ाया था संस्कृत वाला, जिसका नहीं होगा तो हम देखा जाएगा, राज सर नहीं ले रहे हैं हिंदी का क्लासेस, तो हम उसका एक मैराथन लेकर कंप्लीट करा देंगे। वैसे संस्कृत वाला भी देख लेंगे, तो मिलता जुलता है, बहुत सारी चीज़ें एक हो जाती है। तो शिक्षा के साथ साथ स, उसमें हम बताए थे ये चीज़ कि स मतलब हो जाता है कि साथ, तो शैक्षिक के साथ साथ, ठीक, स्कॉलस्टिक मतलब शैक्षिक, और देखिए कोस्टलस्टिक मतलब शैक्षिक, मतलब उन गतिविधियों को जो खेल कूद वगैरह होती हैं। देखिए कितना टाइम लेके बता रहे हैं आपको समझाने के लिए, तो उसको क्या कहेंगे, शैक्षिक। अब इसमें क्या क्या होता है, जो स्कूल के बाहर, खुद देखिए स्कूल के बाहर वो खेल, गीत, संगीत सीखेगा, तो खेल से सीखेगा, इस सारी चीज़ों से एक्टिविटी करेगा, तो गत्यात्मक होगा कि नहीं। गत्यात्मक मतलब होता है कि फिजिकल मतलब साइकोमोटर, जिसके अंदर लग गया मोटर, मीन्स कि वो शारीरिक बात कर रहा है, तो उसका शारीरिक, इस यहाँ तो हमने कहा ना कि बैठ करके माइंड से पढ़ेगा, सिर्फ पेपर देगा। शैक्षिक में तो संज्ञानात्मक होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, और जब वो सोसाइटी में जाएगा और प्लेवे से, गेम से, बाकी चीज़ों से करेगा तो गत्यात्मक होगा, मोटर से होगा। और उसका अब खेल में बच्चों के साथ खेलेगा,
उनकी कुछ कमियां, कुछ गुण, कहीं पे सहेगा, कहीं पे चोट, कहीं पे कुछ चीज़ें देखेगा कि एक हम गेंद उसको दे रहे हैं पास करके, वो गोल कर रहा है। मीन्स क्या हुआ कि एक गेंद मारने पे और सब लोग मिल करके एक गेंद फेंक रहा है, एक कैच रोक रहा है, मीन्स कि सभी लोग उसको बधाई दे रहे हैं, मीन्स सबका सपोर्ट मिल रहा है। तो उसके अंदर वो भावना भी आएगी, मतलब कि भावात्मक भी होगा, गत्यात्मक भी हो गया। तो भावात्मक और गत्यात्मक कहाँ से आता है? सहशैक्षिक से। और संज्ञानात्मक कहाँ से आता है? शैक्षिक से। तो आपका व्यापक हो गया कि नहीं हो गया? ब्लूम ने आपको 3 टेक्सोनॉमी बताया ना, ब्लूम के 3 टेक्सोनॉमी है ना। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करेंगे तो 3 आता है। आप कैप से याद रख लेना, कैप। अच्छा, हम पढ़ाएंगे ब्लूम टेक्सोनॉमी बताएंगे, वही तीनों है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और गत्यात्मक। तो वो चीज़ें देखिए आ गई कि नहीं आ गई? तो अब इससे व्यापक दायरा क्या होता है कि तीनों का तीनों आपका शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण है ना वो, तो शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हो गई तीनों का तीनों। तो कहाँ से? तो व्यापक हो गया कि नहीं अपने आप में? तो व्यापक हो गया, सतत हो गया। चीज़ें समझ में आई? समझ लीजिए, थोड़ा सा रुक जा रहे हैं हम भी, समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ आपको समझाने आए हैं, खुद को समझाने नहीं आए हैं। और देखिए एक्चुअली लाइव लेने की आदत है, इसलिए पिछली क्लास भी जो थी ना, वो मतलब इस तरह से हम बात करते हैं आप लोगों से जैसे लगता है कि सामने आप लोग बैठे हुए। तो कोशिश प्लान बन रहा है लाइव का, मतलब कि ऑफलाइन पढ़ाते थे तो बच्चों से पूछ पूछ के पढ़ाना तो आदत थी, इसलिए शुरू में जब हम क्लास लेने लगे तो हेरिटेशन नहीं बन पाती थी। अब आदत हो रही है धीरे धीरे। तो वही ऐसे हम पढ़ाते हैं, हमारी बातचीत से आपको लगता होगा कैसा लग रहा है कि हमारे सामने ही हैं खड़े, समझ लीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए, आप लोग पूछ सकते हो क्वेश्चन, आप लोग फीडबैक में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, कमेंट में बता दिया जाएगा। हमने कहा अब इसको थोड़ा सा और टफ हो जाएगा अगर चीज़ों को आगे बढ़ाएं, नहीं तो हम यहाँ पे कुल क्लास को समाप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा समझ लीजिए, आज है समझ में तो ठीक है, नहीं तो अगले क्लास में इसको हम क्लियर कर देंगे। लास्ट ही चल रहा है कि आपका जो रचनात्मक होता है ना, रचनात्मक ये 40% होता है, क्योंकि कल का भी हम रचनात्मक अब कहाँ लिखे, हम जगह तो है नहीं, बस समझ लीजिए कि रचनात्मक जो होता है जो आपका 40% होता है, ठीक। और योगात्मक आपका होता है 60%। कहोगे कि अब ये क्या चीज़ 40% 60%, मतलब अब उसको हमने कहा ना पढ़ाने से पहले ले रहे हो, पढ़ाने से पहले ले रहे हो तो रचनात्मक, पढ़ाते समय ले रहे हो तो रचनात्मक, पढ़ाने के बाद लिए तो योगात्मक। तो मतलब उसमें आप नंबर देते हो तो 40% रचनात्मक को देते हो। देखो ये और टफ लेवल है, 40% रचनात्मक को देते हो। अभी टफ क्या, अभी आप डिट्रिब्यूटिव लेवल पे गए ही नहीं हो, इससे भी टफ आता है। और योगात्मक में क्या आता है 60%, मीन्स कि आपका 10-10 नंबर का सेक्शन बनेगा, 10-10 नंबर का सेक्शन बनेगा कि आपका 10 नंबर, ठीक, फिर 10 नंबर, फिर 10 नंबर, मतलब 10-10 नंबर के आपके रचनात्मक पहले होगा। पहले आपको क्वेश्चन ऐसे ही बना के पूछा जाएगा, बताइए 40% ही है ना, 2 बार 10-10 नंबर के 2 बार लिया जाएगा, ठीक। और उसके बाद से आपका योगात्मक का 60 है ना, इसका 30 कर लिया जाएगा, 30-30 60 होता है, तो एक 30 यहाँ पे लिया जाएगा। मतलब कि 2 बार रचनात्मक 10-10, फिर एक बार योगात्मक 30, मतलब कि एक बार ये और फिर छमाही आ जाएगी, और फिर 10-10 का फिर रचनात्मक और एक योगात्मक, फिर बाकी का ये 30-60 हो गया, मतलब आपको पूरा 100 हो गए। नहीं समझ में आया मत समझिए, आपके पेपर में नहीं आएगा, अगला बैच आएगा बता देंगे आपको, इसलिए ओवरव्यू दे दिए ताकि आप फिर कभी दोबारा पढ़ेंगे तो ये आपके लिए नहीं रहेंगे, आपको हाँ सुना सुना सा लगता है, आएगा नहीं। बस ये समझ लीजिएगा कि 40% रचनात्मक और 60% योगात्मक, इतना तो याद रख सकते हैं, रखना चाहिए, 40% रचनात्मक और 60% योगात्मक, ठीक। अब ये देखिए, जो हम विषय से रिलेटेड बात करते हैं व्यापक क्षेत्रों में, तो इसमें कुछ मेथड आते हैं, पोर्टफोलियो। आप बार बार आप देखे होगे, प्रीवियस ईयर लगाए होगे तो बार बार ये नाम सुनोगे आप, पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, रेटिंग स्केल, निरीक्षण, चेक लिस्ट, कम्युलेटिव टेस्ट, वॉकिंग टॉक टेस्ट, रिटन टेस्ट, ये सारी चीज़ों के बारे में हम सोच रहे हैं कि इसका ये इतना आपने समझा, एक बार और समझ लेना, कल का वीडियो समझ लेना, ठीक। इसका पहले जो वीडियो बनाए वो समझ लेना, क्यों इसके बाद आपको हम ये बताएंगे, ये एक अलग ही लेवल की चीज़ें हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अभी बताएंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए यहीं पे क्लास को ओवर करते हैं, और बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ जुड़ के, अच्छा लग रहा है। बस इकलौता अच्छा लगे, अच्छा नहीं है ना, आपको भी अच्छा लग रहा है तो आप भी बताइए, फीडबैक दीजिए, क्योंकि आदत है हमें, तब अपनी हमारी आदत तो मत छुड़वाइए ना। आदत है बच्चों से ऑफलाइन पढ़ा के उनसे फीडबैक लेने की, तो आपसे भी आदत है फीडबैक लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी रोबोट बन जाओगे तो हम भी रोबोट की तरह हैं, पढ़ाते हुए चले जाए, नहीं ना।
तो कोशिश करिए, अगर आप लोग फीडबैक वगैरह दे रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं कि कहाँ सुधार की ज़रूरत है, क्या चीज़ें हैं, कहाँ अच्छा है, तो उसको और भी बेहतर किया जाए। तो फिर प्लानिंग बन रही है कि लाइव क्लास लिया जाए, तो आपसे कमेंट में बातें भी होंगी, एक टाइमिंग फिक्स कर लिया जाएगा और उस टाइमिंग से आपसे बात भी होगी और पढ़ाई भी होगी। वैसे बात हम पढ़ाते समय कम ही करते हैं, आप देखे हो लास्ट में जो करना होता करते हैं। अब तक तो हम नहीं कहे, लेकिन अब कह रहे हैं कि पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करिए, फीडबैक दीजिए, जहाँ पे डाउट है, जो चीज़ अच्छी है उसको दीजिए, और जो चीज़ें नहीं अच्छी लगे वो भी बताइए। और लगे कि हम बहुत बेकार हैं, नहीं सही है, तो इतना डिसलाइक कर दीजिए, इतना निगेटिव कमेंट कर दीजिए कि फिर हम नहीं आए, क्योंकि हम यहाँ आपके लिए आए हैं। क्यों हम अपना और आपका दोनों का समय बर्बाद करें, इतना समय आप किसी और को दो। कहने का सेंस ये कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए जहाँ से हो, समय से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। तो चलिए, इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त हुआ, आगे बढ़ते हैं और कल आएंगे, आपका ये ख़त्म करा देंगे और इसके बाद फिर कोई नया टॉपिक। तो चलिए ठीक है, इतना तो हम यही कहेंगे कि एक रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट तो नहीं करना चाहिए लेकिन कर रहे हैं, ये शेयर करिए इतना कि लोगों तक हम भी पहुँचें और चीज़ें को हम लोग और इम्प्रूव कर सकें। बार बार बोलते हैं, हर बार बोलेंगे, आप लोग करिए। इसी सब के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय हिंद।